नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पात्रता परीक्षा को लेकर 2025 की हम बात कर रहे थे, रीट L2 की। इसमें हमारा सामाजिक अध्ययन का जो टॉपिक है SST का, उसमें आपके 7 प्रश्न आएंगे और मैं टॉपिक वाइज आपको करवा रहा हूँ यूट्यूब पर फ्री। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो प्रताप क्लासेस पर आपको मिल जाएगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है क्लास नंबर 2 है। आज MCQ क्वेश्चन NCERT समावेश है इसके अंदर, ठीक है। तो बात करते हैं आज के अगले प्रश्नों की। 50 से एक पहला वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है 50 प्रश्न जिसमें, और आज हम 51 से आगे बात करेंगे। राखी गढ़ी में कौन से प्रकार के घरों की योजना बनाई गई थी? लकड़ी के घर थे, मिट्टी के ईंटों वाले घर थे, पक्की ईंटों वाले घर थे या पत्थर के घर थे? देखिए, राखी गढ़ी की बात करें तो यहाँ पे पक्की ईंटों वाले घर थे, ठीक है। पहली वाली क्लास देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर राखी गढ़ी स्थल पर सिरेमिक उद्योग का प्रमुख उदाहरण क्या है? अब देखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिरेमिक उद्योग का जो उदाहरण है वो कहां से मिलता है? राखी गढ़ी स्थल से मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड वेयर का उदाहरण है। किसका? भी रेड वेयर का उदाहरण है। अगला, राखी गढ़ी की खुदाई में पाए गए पुरावशों में कौन सी वस्तु शामिल नहीं है? देखिए, राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी के अंदर कौन कौन सी सभ्यता के स्थल मिले हैं, कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? टेराकोटा की चूड़ियां, सोने की मूर्तियां, खिलौने गाड़ी का फ्रेम, खुदा हुआ सेलकड़ी की मोहरें। तो यहाँ पे राखी गढ़ी पर सोने की मूर्तियां नहीं मिली हैं। आपको पता है किस प्रकार की? सोने की। तो सिंधु सभ्यता किस प्रकार की? कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तो सोने की यहाँ पे नहीं मिली है। टेराकोटा की चूड़ियां मिली है, खिलौना गाड़ी का फ्रेम मिला है, खुदा हुआ सेलखड़ी की मोहरें भी इस राखी गढ़ी से मिली है। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथन है, इसमें देखिए कथन एक कहता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी। बिल्कुल सही है। उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी के क्षेत्र के किनारे में हुआ। बिल्कुल सही है। आपको पता है कि सरस्वती सभ्यता जिसे कहते हैं, सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आपको पता है यहाँ पे आए थे, ईरान आए थे, उन्होंने यहाँ पे सिंधु को हिंदू कहा। इस प्रकार धीरे धीरे ये सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु। और इसके बाद में ये घाटी किस प्रकार की है? सहायक नदियों और सरस्वती नदी के क्षेत्र में किनारे। तो इसके कथन की बात करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न रीट के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए, उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। कथन एक और कथन दोनों सत्य हैं, कथन एक व दोनों सत्य हैं, असत्य हैं। और कथन एक सत्य है और किंतु कथन दो असत्य है, किंतु एक असत्य है और कथन दो सत्य है। तो इसमें हमें बताना है। तो इसमें दोनों कथन बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है, जब मैंने पहले वीडियो कराया था उसके बारे में समझाया था। तो एक नगरीय सभ्यता है। दूसरी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ वो उसकी सहायक नदियों में सरस्वती नदी के क्षेत्र के किनारे हुआ है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। देखिए, सिंधु सरस्वती में सभ्यता अपनी उन्नत नगर नियोजना, सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली और समरूप मकानों के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास मुख्यतः सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों व सरस्वती नदी के तटों पर हुआ है। तो ये कुछ प्रश्न NCERT की बुकों से उठाए हैं मैंने। ये है हमारी रीट पात्रता परीक्षा 2025 सामाजिक अध्ययन, जो 60 प्रश्न आपके आएंगे SST के, जो है कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। NCERT बुक के भी देखो, कक्षा 6, 7, 8 के तीनों, यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के टेस्ट है। इसमें सारे टेस्ट मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज पार्ट का नाम भी है। उसके बाद में जो मैं अब वीडियो करवा रहा हूँ उसमें भी मैंने इन NCERT से क्वेश्चन निकाल कर डाले हैं टॉपिक में। तो लगभग इसमें मैंने 70 टेस्ट अपलोड किए हैं। 70 टेस्ट अपलोड करूंगा, जिसमें मैंने 5 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे धीरे धीरे हम अपलोड कर देंगे। तो आप जरूर लें, मात्र 100 रुपये इसका प्राइज होने वाला है। अगला, हड़प्पा की कृषि तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, इस प्रकार के रेट में देखने को मिलेंगे आपको। टेराकोटा मॉडल के हल चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में पाए गए। कालीबंगा राजस्थान में एक जूता हुआ खेत प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों से संबंधित है। देखिए, कालीबंगा है राजस्थान के अंदर है। सभ्यता स्थल किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। और यहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये याद रख लेना भी। जूते हुए खेत के साक्ष्य। एक और यहाँ से पूछा जाता है अग्निकुंड। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं और हनुमानगढ़ जिले के अंदर है ये, और घग्गर नदी पर है। फिर टेराकोटा मॉडल के तहत चोलिस्तान में बनावली हरियाणा के अंदर है। इससे पहले मैंने बनावली के प्रश्न आ जाएंगे आगे। तो इसमें दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। टेराकोटा मॉडल के लिए एक तो चोलिस्तान, टेराकोटा मॉडल के हल मिले हैं चोलिस्तान में और बनावली के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने
केवल ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में टेराकोटा मॉडल के हल पाए गए हैं और कालीबंगा राजस्थान में प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एकजुटता हुआ खेत पाया गया है। ठीक है, अगला देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? निम्न में से उपयुक्त उत्तर चुने। कालीबंगा स्थल है, रायपुर स्थल है, धोलावीरा है या हड़प्पा है? तो कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा स्थल कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति की स्थल की खोज की गई थी? सारे सभ्यता स्थल है वो मैंने एमसीक्यू के माध्यम से एक एक बारीकी से प्रश्न बनाया है। तो जगतपति जोशी किसने की थी? इस सुरकोटड़ा जो नामक हड़प्पा स्थल था इसकी खोज की थी जगतपति जोशी। अब देखते हैं मुख्य तथ्य। देखिए, सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। इसकी खोज 1964 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जगपति जोशी ने किया था। तो याद कर लेना, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा किसने लगाया सुर? जगपति जोशी ने। किसने? जगतपति जोशी ने सुर लगाया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है भी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है? तो धोलावीरा से। कहां से? धोलावीरा से मिलता है। देखते हैं मुख्य तथ्य में। धोलावीरा एक हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है। धोलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यह गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालिका में स्थित है। तो याद रखना, यह गुजरात के अंदर है धोलावीरा सभ्यता स्थल। अगला प्रश्न देखिए, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? मोस्ट कर लेना, यह प्रश्न पूछा जाता है कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कहां से हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला, हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में है? कौन सा स्थान बलूचिस्तान में है? तो इसमें हो जाएगा सोत काको है। ठीक है, ये सुत काको है या इसे सोत काको है के नाम से जाना जाता है, जो कि कहां पे है? बलूचिस्तान के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है कहां से प्राप्त हुआ है? देखिए, एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसको किस नाम से? साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो यह प्राप्त हुआ अपने धोलावीरा से। और धोलावीरा कहां पे है? गुजरात के अंदर है। कहां पे है? गुजरात के अंदर है। आगे देखते हैं। देखिए, धोलावीरा का प्राचीन शहर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है जो ईसा पूर्व तीसरी से दूसरी शताब्दी तक का है। सिंधु घाटी लिपि में निर्मित 10 बड़े पत्थरों के शिलालेख हैं। शायद यह दुनिया का सबसे पुराने साइन बोर्ड के नाम के माध्यम से है। ठीक है, अगला, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है। यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कुछ प्रश्न मैं लेके आया हूं जो पूछे गए हैं। कोई भी परीक्षा, 2-3 परीक्षा हुई है। ताम्र पाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदायों में रहते थे। देमाबाद कायथा संस्कृति का स्थल है। अब देखो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद कर लेना कि इसमें केवल जो है ताम्र पाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में ही रहते थे। जो देमाबाद है, ये जो बात करें हम, देमाबाद कायथा संस्कृति का स्थल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। अगला, नीचे दिए गए हड़प्पा कालीन स्थलों को उन राज्यों से सम्मिलित कीजिए जहां स्थल अवस्थित है। यह भी पूछा गया है। आलमगीरपुर, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा अभी पढ़ते आए हम अच्छे तरीके से। तो देखिए, धोलावीरा कहां पे है? गुजरात के अंदर है। कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। और आलमगीरपुर कहां पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर में 3 ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? बात किसकी हो रही है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। 1947 की बात है। उसके डायरेक्टर जनरल कौन थे? देखिए, एकदम बारीकी से टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आप एक बार अच्छी तरीके से टॉपिक को पढ़ लीजिए। जो भी आपके पास बुक है, कोई भी बुक है, ए से लेकर जेड तक, अच्छी तरीके से पढ़ लो और उसके बाद में मेरे साथ जुड़ जाओ। टेस्ट करो और डेली क्लास देखो। तो आई एम व्हीलर थे। कौन है? आई एम व्हीलर।
बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था, यह प्रश्न पूछा गया अभी। तो ये था भरूच का। पूछा क्या है कि बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था, यह बंदरगाह था भरूच का। ठीक है। लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहां पे है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, गुजरात के अंदर है। लोथल किस में है, गुजरात राज्य के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। मोस्ट कर लेना, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे मुख्य तथ्य। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण व रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो इसके पहले महानिदेशक भी बने थे। तो याद कर लेना, जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, 1861 के अंदर, और किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। जो अभी हाल फिर ये प्रश्न पूछा गया था पिछली बार रीट के अंदर, पिछली बार रीट के अंदर पूछा गया था प्री के अंदर। ठीक है। तो अरिकमेंडू के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। ये अपने हम बात करें तो अरिकमेंडू एक स्थान है, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है इसके बारे में। तो यह पुडुचेरी में स्थित है। अरिकमेंडू महत्वपूर्ण पतन था। यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिले। यहाँ पर यूनानी साम्राज्य, यहाँ के राजा चेरवंशी थे, यहाँ के राजा चेरवंशी थे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें बात करें तो अरिकमेडू की बात करें, एक तो ये पुडुचेरी में स्थित है, दूसरा ये अरिकमेडू का महत्वपूर्ण पत्तन था, जो अरिकामेड था उसका एक महत्वपूर्ण पत्तन भी था ये पुडुचेरी के अंदर। तीसरा, यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। तो इसका 1 और 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे, ये इसके गलत हो जाएंगे। तो 1 2 3 ये पूछा गया भी पिछली बार रीट के अंदर, इसी प्रकार के प्रश्न मैं बना रहा हूं। बुर्ज होम, जहां अनाजों और पालतू पशुओं की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, वर्तमान में कहां स्थित है ये बुर्ज होम, ये भी पूछा गया है। बुर्ज होम है कश्मीर के अंदर। कहां पे है, कश्मीर राज्य के अंदर। निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे हमें बतानी है कि कौन सी सिंधु सभ्यता है, स्थल है जो क्या है पाकिस्तान में है। देखिए इसमें कौन कौन सा हो जाएगा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, प्रभास पाटन ये भी पाकिस्तान में है, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। चहुंदड़ो पाकिस्तान में है, और कोट दीजी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 5 6। 1 2, प्रभास पाटन कहाँ पे है, पाकिस्तान में नहीं है, ये भारत में है। तो प्रभास पाटन और आलमगीरपुर ये कहाँ हो जाएंगे, भारत में। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चूहुंदड़ो और कोट दीजी ये सारे स्थल कहाँ पे हो जाएंगे, पाकिस्तान में, यानी 6 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं देखो, मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद चूहुंदड़ो और कोट दीजी। ठीक है, ये 4 याद रखने पाकिस्तान में। हड़प्पा कालीन कालीबंगा स्थल कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान के अंदर है। हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है कालीबंगा, ये हमने बात कर ली थी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही नहीं है। अब इस प्रकार के प्रश्न आने लग गए हैं रेट के अंदर, ये पूछा गया सीटेट में। मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातात्विदों ने महान स्नानागार कहा था। लोथल व कालीबंगन में आग की वेदी थी। अग्निवेदी यानी मतलब अग्निकुंड थे, अग्निकुंड के वेद मिले हैं। तो इसका आंसर है, अभी दोनों सही हो जाएंगे, 1 और दोनों बिल्कुल सही है। तो मोहनजोदड़ो में आपको पता है कि स्नानागार मिले हैं, वहां पे स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। लोथल गुजरात में, और कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर राजस्थान में। तो यहाँ पे भी अग्निवेदिकाएं मिली है। भारत में मध्य पूरा पाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो तुंगभद्रा घाटी के अंदर भारत में मध्य पूरा पाषाण युग मिले हैं, और ये पूछा गया प्रश्न, तुंगभद्रा घाटी। पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाला को क्या कहा जाता है। पेंटिंग, मूर्तिकला अवशेषों, भवनों के अवशेषों के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसे पुरातात्विद कहते हैं। हो सकता है पूछा जाए एग्जाम में। अगला, निम्नलिखित में इसके सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा स्थल दिए हुए हैं और स्थान दिए हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो, फिर सुरकोटड़ा है, और हड़प्पा है। देखिए इसमें आंसर, कालीबंगा राजस्थान में हो गया, मोहनजोदड़ो सिंध का प्रदेश है, फिर हड़प्पा पंजाब के अंदर है, और सुरकोटड़ा गुजरात के अंदर है। तो ये आंसर हो जाएंगे इसकी। तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला,
हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने हैं? किस वस्तु पर बने मिले हैं? तो मुहरों पर बने हैं। किस पर? मुहरों पर। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है, किससे है? पाषाण से, कांस्य से, मृत्तिका से, चांदी से। अच्छा प्रश्न है ये। तो ये पाषाण द्वारा निर्मित है। किससे है? पाषाण द्वारा निर्मित है। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है। अब ये देखो, ये भी प्रश्न पूछा गया, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं और जौ की फसलों पर हमें क्या करना है? विचार करना है कि मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इस कथन की बात करेंगे तो कथन एक बिल्कुल सही है इसमें, कि मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। आपको पता है कि आपने सभ्यता स्थल देखा होगा कि जहाँ पे गेहूं और जौ के साक्ष्य के दाने के मिले हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ की खेती लगभग 8000 वर्ष पूर्व आरंभ की। ये एनसीईआरटी बुकों का डाटा है। इन फसलों की खेती का कार्य सुलेमान और किरथर की पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्रों में। कहाँ पे हुआ? जो ये फसल की खेती करते थे वो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं, वहां पे इन खेती की जाती थी। गेहूं और जौ की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलते हैं। ये मोस्ट कर लेना भी। गेहूं और जौ की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है। नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से मिले हैं। ये भी मोस्ट कर लेना। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। सामान्यतः कृषि का विकास गारो पहाड़ियों और मध्य भारत के विंध्य क्षेत्रों में हुआ था। ये भी याद रखना है, कृषि का विकास। तो ज्यादातर याद रखना है। एक तो चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य कहां से? उत्तर प्रदेश के स्थान है। उत्तर प्रदेश में कबीर नगर जिले के अंदर है एक लुहरा देव गांव, लुहरा देव के अंदर। फिर आपसे पूछ ले कि गेहूं और जौ की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से, और लगभग इनका पुराना कब के माने हैं? 8000 वर्ष पूर्व। और ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं, वहां पे इन फसलों की खेती का कार्य किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब ये भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। ये एनसीईआरटी का डाटा है भी सारा का सारा। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, आरंभिक नगरों की हम बात करेंगे तो उसका विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। लेकिन गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 5000 वर्ष पूर्व नहीं हुआ था। तो इसका केवल एक सही हो जाएगा। देखते हैं मुख्य तथ्य में। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे प्रारंभिक नगरों का विकास हुआ। इन नगरों में विकसित सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इसका अर्थ है कि सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई थी। तो वहां पे 5000 वर्ष था ना, 5000 वर्ष की बजाय क्या है कि ये 2500 वर्ष पूर्व की सभ्यता मानी गई है। उसकी गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे का विकास हुआ था। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लगभग 4700 वर्ष पुरानी है ये सिंधु सहायक नदी की हम बात कर रहे हैं, प्रारंभिक नगरों की। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये इस प्रकार के प्रश्न कोई नहीं देगा आपको, फ्री में पढ़ने के लिए कोई नहीं देगा। मात्र टेस्ट सीरीज कीजिए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। 100 रुपए में लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिमी की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी की हिंदोस अथवा हिंदोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की प्रारंभिक कृति है ऋग्वेद में मिलता है। अब बात आ रही है भारत देश नाम को लेकर प्रश्न बनाया जा सकता है रीट के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिल्कुल दोनों सही है, कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस, क्योंकि वो स को क्या बोलते थे? है का प्रयोग करते थे। सिंधु को वो क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। जैसे सप्ताह को हफ्ता कहते थे। और इंदोस के नाम से, जैसे यूनानी यूनानी इस प्रकार ही बोलते थे, इंदोस नदी, इंदोस नदी।
इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इन्होंने क्या कहा, इंडिया नाम दिया। फिर ये धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, हिंदोस से इंदोस, इंदोस से धीरे धीरे ये परिवर्तन होने लगा हिंदी के अंदर, हिंदी भाषा के धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा अंग्रेजी भाषा में इंडिया का। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो ये भरत नाम है वो वहाँ के, जो भारत की हम बात करें तो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके नाम पर किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की एक प्रारंभिक कृति, आपको पता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो प्राचीन ग्रंथ है वेद है, और उस वेद का नाम है ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक व दो दोनों। आप टेस्ट सीरीज करोगे तो इसमें साथ में तथ्य मिलेगा और प्रश्न भी मिलेंगे। अब देखिए, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया नाम दिया। भारत नाम का उपयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समुदाय के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख संस्कृत भाषा की प्रारंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जो लगभग 3500 वर्ष पुराने में इस समूह का उल्लेख है। बाद में इसी भरत समुदाय के नाम पर देश का नाम है भारत रखा गया। देखिए ये कहावतें हैं धीरे धीरे आगे आगे चलती जा रही है कि वो यूनानी आए, फारसी आए, उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा भी। ठीक है, तो ऋग्वेद भी पुराना कितना है, अभी 3500 वर्ष पुराना है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। अब ये सारे सारे एनसीईआरटी में हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 6, 7 ज्यादातर किस में है, सिंधु सभ्यता का स्थल जो है वो 6ठी में है। किताब का नाम है अतीत, हमारे अतीत फर्स्ट के अंदर सिंधु सभ्यता और अपने जैन बौद्ध के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, तो वहां से मैंने प्रश्न बना लिए हैं। अगर पूछेगा तो इस प्रश्नों में से एक मिल जाएगा आपको। मैं बाद में जब रीट होगी उसके बाद में साक्ष्य भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करूंगा, अच्छी तरीके से पढ़ लो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इसने पूछा है कि जो कृषक हैं और पशुपालक के रहने के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो कहां से मिले हैं, पेयमपल्ली से, हलूर से, महागढ़ा से, ग्रुप काल से, गुफर काल से और बुर्ज होम से। तो ये सारों से क्या मिले हैं, कृषिकी और पशुपालकों के होने की साक्ष्य। जब वहां पे एनसीईआरटी बुक में आप मैप देखोगे तो उस मैप में दर्शाए हुए हैं अलग अलग जहां से पुरातात्विक स्थल, जहां से कृषि और पशुपालक होने के साक्ष्य। अब आपसे यहाँ से प्रश्न रेट में बनाया जा सकता है कि निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल के अंदर कृषि व पशुपालक होने के साक्ष्य मिले। हो सकते हैं आपको 4 दे दिए जाए और एक अलग दे दिया जाए। अगला प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने अच्छे तरीके से बनाए हैं। तो ये उपयुक्त सभी स्थान नव पाषाणकालीन पुरास्थल है, एक तो ये याद रखना। इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। पूरा स्थल दिए हुए हैं और अवस्थिति दी हुई है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। कोल्डी हवा जहां से चावल के साक्ष्य मिले, चिरांद है और गुफर काल है। तो ये मिलान चिन्ह करना है आपको। देखिए मेहरगढ़ की बात करें, ये पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर है, 1 का 3 हो जाएगा। कोल्डी हवा कहाँ पे है, कोल्डी हवा जहां से चावल के साक्ष्य मिले, एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, बे का 1। चिरांद, चिरांद है बिहार के अंदर, कहां पे है, बिहार के अंदर। और गुफरकाल है कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो 3, 1, 4, 2 इसका आंसर हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न देखिए, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है जहां से गेहूं और जौ के अवशेष मिले। मैंने बताया था, पक्का कर लेना। मेहरगढ़ में पुरातात्विकों को विभिन्न स्तरों पर जानवरों के अवशेष मिले हैं। सबसे निचले स्तर में हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं। ऊपर के स्तरों में भेड़, बकरी और मवेशियों की हड्डियां मिली है, जो मवेशी पालन का संकेत देती है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है, जहां से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, तो ज्यादा चावल का पूछा जाता है। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दबाया जाता है, और यह प्रश्न पूछा जाता है, बकरी। देखिए जैसे कोई मृत मर गया तो उसके साथ में एक बकरी को दफनाया जाता था, और ये बात किसकी हो रही है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र से। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि निम्न में से किस सभ्यता स्थल से पालतू को किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया जाता है, तो मेहरगढ़ से और बकरी को। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया, जहां के लोग आस्था थी कि मृत्यु के साथ भी जीवन होता है। सुमत इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये कुछ कहावतें हैं जो भी हैं।
कथन ए कहता है कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। कथन कारण कहता है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब हमें बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है और कौन सा पहले की कारण कथन का सही स्पष्ट करता है। तो इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। वो कहता है कि हड़प्पा के नगरों में सूत कुताई का काम होता था और मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें हम बात करेंगे कि इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। यानी हड़प्पा के नगरों में सूत का कताई का काम होता था, लेकिन यह भी सही है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, ये आर इस कथन के बारे में नहीं बताता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर आंसर होगा। अब देखते हैं, पूरा पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती की होने के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ याद रखना पाकिस्तान बलूचिस्तान की मिलता है, बलूचिस्तान के अंदर, और यहाँ से गेहूं और जौ के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और ये भी याद रखना कि 7000 वर्ष पूर्व यहाँ पे कपास की खेती होने के भी साक्ष्य मिलते हैं, ये भी याद रखना है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले जो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ तांबे की वस्तुओं में चिपके हुए थे। मोहनजोदड़ो में पक्की मिट्टी और फेंस से बनी तकलियां मिली है। ये पूछा जाता है फेंस के बारे में, तो जो सूत कताई का संकेत देती है। तो ये फेंस शब्द भी याद रखना, मेहरगढ़ से संबंधित है। और मोहनजोदड़ो में बात किसकी हो रही है? मोहनजोदड़ो में पक्की मिट्टी और फेंस से बनी तकलियां मिली है जो सूत कताई का संकेत देती है। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्न था ये पहले वाला ये था कि हड़प्पा के नगरों में, हड़प्पा यानी मोहनजोदड़ो के नगरों में सूत कताई का काम होता था। अब ये यहाँ पे हमारी लाइन है कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में पक्की मिट्टी और फेन से बनी तकलियां मिली है जो सूत कताई का संकेत देती है। अगला, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में वैज्ञानिकों ने कहा है कि इनका जो विनाश हुआ था वो कोई नदियों के सूखने के कारण हुआ, जंगलों के आग लगने यानी जंगलों का विनाश के कारण, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाने के कारण समाप्त हो गया। अब बताइए कि इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि 1 2 3 यानी नदियों का सूखना भी बताया कुछ लोगों ने, जंगलों का विनाश भी कुछ वैज्ञानिकों ने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, इसलिए यहाँ पे शासक खत्म हो गया, जनता भी खत्म हो गई। अब देखिए, लगभग 3900 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता में एक बड़ा बदलाव हुआ। लोग अचानक नगरों को छोड़ने लगे और लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में कचरे के ढेर लगने लगे, कच्चे माल का आयात कम हो गया, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनने लगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण में नदियों का सूखना बताया गया है, जंगलों का विनाश बताया गया, शासकों का नियंत्रण समाप्त होना शामिल है। ये मोस्ट कर लेना भी सारी लाइनें। इन कारणों से आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई और कई लोग नए क्षेत्रों की ओर बसने लगे। इसके लगभग 1400 वर्ष बाद यानी लगभग 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास शुरू हुआ था, जो अपने बात करे थे गंगा के आसपास के क्षेत्र का। ठीक है, आरंभिक नगर की बात करें तो हड़प्पा कालीन मुहर मुद्रा या मुहर बंदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मोस्ट प्रश्न है, सिरे के प्रश्न है, एकदम कहीं नहीं मिलेंगे इस प्रकार के प्रश्न। हड़प्पा की बात हो रही है, मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए लिया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। बिल्कुल सही है। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन एक ही सही है। क्या हो जाएगा? एक ही सही है। देखिए, हड़प्पा कालीन मुहरों का प्रयोग समान रूप से भरे डिब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, यह सही है। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गिल्ली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी, बिल्कुल सही है। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी या मुद्रांकन कहा जाता था। ठीक है, अब अगला प्रश्न, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यह प्रश्न बन सकता है। लोथल यह गुजरात में माही नदी के किनारे, बिल्कुल गलत है। यहां एक बंदरगाह भी है, सही है, यह एक बंदरगाह था लोथल। इस नगर में एक भंडार गृह भी है, यह भी था। यहां से एक इमारत मिली जहां मनके बनाने का काम, तो मनका याद रखना लोथल से है। अब याद रखना है कि ये माही नदी पे नहीं है,
गुजरात में तो है, लेकिन एक साबरमती नदी की उपनदी थी, भोगवा नदी पर था। ये किस पर नदी पर है? भोगवा नदी पर है। किस नदी पर है? भोगवा पर। तो इसका इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में है लेकिन माही नदी पर नहीं है, भोगवा नदी पर है। क्योंकि लोथल साबरमती नदी की एक उपनदी है, भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, न कि माही नदी पर। जहां एक बंदरगाह था, जहां के समुद्र के रास्ते आने जाने जहाजों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब में जहाजों पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। यहाँ एक भंडार गृह भी है। इस भंडार गृह से कई मुहरे व मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो मेन याद करना है, तो मनके बनाने के कारखाने आपको लोथल सभ्यता से मिलते हैं। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बंटा था। यह नगर कौन सा है? मोस्ट कर लेना, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? धोलावीरा। धोलावीरा कहां पे है? गुजरात के अंदर है। धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है ये। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा 3 भागों में बंटा था। प्रत्येक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इनमें प्रवेश के लिए बड़े बड़े द्वार थे। नगर में सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान था। ठीक है, अगला देखिए। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्न में से कौन सा है? धोलावीरा कहाँ पे है अभी? तो मैंने बताया था गुजरात के अंदर। बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार आप इन प्रश्नों को पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है भी। नदियां दी हुई एक पर आपको सभ्यताएं और एक है नदियां हैं। हड़प्पा मैंने अभी बताया किस नदी पर है? भोगवा नदी पर है। ये लोथल किस नदी पर है? हड़प्पा पर है। ये भोगवा नदी पर है। कालीबंगा घग्गर पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु पर है और हड़प्पा रावी नदी पर है। तो ये सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए। हड़प्पा स्थल सिंधु की सहायक नदी रावी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। लोथल साबरमती की सहायक नदी थी, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हड़प्पा की बात कर रही हैं। देखिए इसमें लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल व सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये गलत होगा। क्या होगा? ये गलत होगा कि सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। ये गलत है। देखिए भी, लोग नगरों के साथ साथ गांव में भी रहते थे, जहां कृषक और चरवाही प्रमुख थे, जो शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान प्रदान करते थे। खाने का सामान प्रदान करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। हल का प्रयोग जुताई के लिए एक नई तकनीक थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे और इसके इसके मिट्टी के खिलौने के रूप में अवशेष मिले हैं। ये भी याद रखना, एक तो मिट्टी के खिलौने के अवशेष और ये जो हल थे वो लकड़ी के मिले। अब आपसे पूछा जाए कि हल कहाँ से मिले हैं, तो ये अपना हो जाएगा हड़प्पा काल से। हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री की भी तैयारी कर रहे हो ना, सिंधु सभ्यता यहाँ से पढ़ लेना, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप सेकंड ग्रेड की एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे सिंधु सभ्यता टॉपिक है ना आपका, तो प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सेंटर की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे सिंधु सभ्यता का टॉपिक है, मैं कहता हूँ इन 100 प्रश्नों को पढ़ लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर उठ जाए, मेरी गारंटी है। तांबा, टीन, सोना, बहुमूल्य पत्थर, ये बताना है कि कौन सी वस्तु आयात के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए इसमें हम बात करें तो तांबा कहां से निर्यात होता था? राजस्थान से। टीन होता था अफगानिस्तान से। सोना कहां से? कर्नाटक से, दक्षिण भारत प्रसिद्ध है। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से प्राप्त होता था। ठीक है, याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आधुनिक राजस्थान और पश्चिम एशियाई देश ओमान से करते थे। टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फैंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था हिस्ट्री वाले में।
तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए फेंस की हमने बात की थी पीछे, ठीक है। इस काल में फेंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे हड़प्पा काल के अंदर। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो आ जाए चाहे हड़प्पा आ जाए, तो ये अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, फेंस का संबंध मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ही है, ठीक है। तो ये दोनों कथन सही है। इनका जो फैन से बने मन की चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे इस फैन से, ठीक है। तो एक व दो दोनों सही हो जाएंगे। अगला तथ्य देख लेते हैं। हड़प्पा काल में फैन से मन के चूड़ियां, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते थे, जबकि फैंस कृत्रिम रूप से तैयार की जाती थी। फैंस बनाने के लिए बालू, स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाया जाता था और फिर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। तैयार वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, जिसका रंग आमतौर पर नीला व हल्का समुद्री हरा होता था। तो फैंस से संबंधित कोई भी तथ्य आपसे पूछे तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हो। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो किस रंग का? लाल रंग का। किसका भी? लाल रंग का। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए सुंदर लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्से पर लाल रंग की पुताई की जाती थी। बर्तनों के निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। यह सारा एनसीईआरटी का डाटा है। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा है, यह प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला हड़प्पा नगर खोजा गया था। देखते हैं मुख्य तथ्य की। हड़प्पा पूरा स्थल की खोज सबसे पहले हुई। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातात्विदों ने स्थल की खोज को ढूंढा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें और चीजें कहा जाता है। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। यह याद रखना है सिंधु सभ्यता। कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हुए? कपड़े के टुकड़े के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। शिल्प के बारे में, वहां की शिल्प स्थिति के बारे में। सोने और चांदी से गहने व बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, ठीक है। तो बात हो रही है हड़प्पे की। सोने और चांदी से गहने व बर्तन बनाए जाते थे और मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 हो जाएगा। पुरातात्विदों को हड़प्पा स्थलों से अनेक चीजें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी जैसी धातुओं से बनी होती थी। प्राप्त चीजों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने व बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। ये याद रखना है अभी पॉइंट। हड़प्पा स्थल के लोग पत्थर की आयताकार मुहरे बनाते थे, जिन पर आमतौर पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। यह भी याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की आयताकार मुहर बनाते थे, जिस पर क्या बनाए थे? जानवरों के चित्र ही मिलते थे, ठीक है। फिर अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था, जो पत्थर तराशने, मटके चमकाने और मुहरों पर पच्चीकारी जैसे इस प्रकार की है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला, हड़प्पा से प्राप्त बाट या मनकों के संदर्भ में बताइए। देखो ये प्रश्न मोस्ट है, ये पूछा गया है। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था, हमने पढ़ा था पीछे भी। मनके के निर्माण में कार्नेलियन पत्थरों का उपयोग किया होता था। तो इसमें केवल 2 सही है। बाटों को बनाने के लिए चूना पत्थर का उपयोग नहीं होता था। तो इसमें केवल 2 सही है, यानी मनके के निर्माण में कॉर्नेलिया पत्थरों का उपयोग किया जाता था। अब देखिए भी, हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए चरट पत्थर का उपयोग किया जाता था, न कि चूना पत्थर का। ये याद रखना है। इन बाटों का उपयोग शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए किया जाता था। मनके के निर्माण में कार्नेलियन पत्थर का उपयोग किया जाता था। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए, जिनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के नगरीय स्थलों पर, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था, सही है। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, बिल्कुल सही है। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है।
हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे, जिससे यह व्यापार भी होता था। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक और शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मुहरों पर लिखते थे और संभवतः अन्य चीजें भी लिखवाते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? ये सिंध पाकिस्तान में, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में है, पंजाब में, सारे में अभी। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये मिला। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में बताइए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले, बिल्कुल सही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, क्या ये सही है? तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपको पता है कि लोथल से भी हमने बात की थी पीछे, भंडार गृह मिले हैं। तो केवल 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे दोनों। तो ये हो गया। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातात्विदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रश्न पूछा गया अभी। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई, ये भी सही है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे, ये भी सही है। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई, ये कथन गलत है अभी। ठीक है, अब देखिए, इस स्नानागार में पानी भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था, ये याद रखना। उपयोग के बाद स्नानागार को खाली कर दिया जाता था। संभवतः यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो ये थोड़ी सी डिटेल है भी। अगला, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में, इन नगरों में कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर व पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। पुरातात्विदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। तो ये इसमें सही नहीं होगा। बाकी आप अच्छी तरीके से देख लेना भी, ठीक है, पढ़ लेना आराम से वीडियो को। अब देखिए, क्योंकि इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी, ये याद रखना। एक तो ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी इनकी दीवारें खड़ी नहीं रही। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिनाई की जाती थी। हड़प्पा पुरास्थल निम्न में से किस स्थान पर है? हड़प्पा आपको पता है कहाँ पे है? पंजाब के पाकिस्तान में। अब देखते हैं हड़प्पा स्थल की। लगभग 150 वर्ष पूर्व पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के दौरान इंजीनियरों को हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इस कारण कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। अगला लास्ट प्रश्न आज का, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? हड़प्पा के नगरों की तो 3900 साल पहले। ये मोस्ट कर लेना, भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 3900 साल पहले एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जाता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कें पर कचरे ढेर बन गई। इस प्रकार से ये जो है हड़प्पा स्थल खत्म हो गई। और ये हमारी रीट की टेस्ट सीरीज है, अच्छी तरीके से लें। ये सेम प्रश्न इसमें डाले गए हैं। जब आप बार बार इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और तथ्य पढ़ेंगे और बार बार दोबारा रिवीजन करेंगे, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। और रीट के 60 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अगर 100 से ज्यादा नंबर बनाने हैं, 120 125 नंबर रीट के अंदर बनाने हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपको जो है करनी पड़ेगी। इसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता जो आपको वीडियो करा दिए हैं, इसके बाद में वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म, और आज हम बौद्ध धर्म भी इसमें डाल देंगे। तो अच्छी तरीके से पढ़े, तैयारी करें। मात्र 100 रुपए में इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। जो भी एनसीईआरटी का डाटा है, बुकों का डाटा है और अन्य तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, तो सारा इसमें डाला गया ताकि आपका प्रश्न बाहर न जाए और आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। तो हिस्ट्री के 2-3 ही टॉपिक हैं, उनको हम कवर कर लेंगे, उसके बाद में ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।